डीसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करना। डीसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आर्मेचर को दिए गए वोल्टेज नियंत्रित करके, और दूसरा फील्ड के वोल्टेज को नियंत्रित करके हम स्पीड परिवर्तित कर सकते हैं। यदि हम फील्ड के वोल्टेज को कम करते हैं तो स्पीड सामान्य स्पीड से ज़्यादा ही होगी, और यदि हम आर्मेचर के वोल्टेज को कम करते हैं तो हम स्पीड को कम कर सकते हैं। तो आर्मेचर के वोल्टेज के द्वारा तो हम स्पीड को कम भी कर सकते हैं, और फील्ड के वोल्टेज के द्वारा हम स्पीड को केवल ज़्यादा ही कर सकते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ये डीसी मोटर है जिसके आर्मेचर और फील्ड के ये कनेक्शन है, और हमने यहाँ पर से दो वेरिएबल सप्लाई लिए, एक D1 से एक D2 से। D2 वाली सप्लाई जो है वो हमने फील्ड में दी है, और D1 वाली सप्लाई हमने आर्मेचर में दी है। अभी हमने फील्ड के लिए मैक्सिमम वोल्टेज किए हुए हैं, इससे हमने मैक्सिमम वोल्टेज किए हुए हैं। फील्ड को अभी हमने मैक्सिमम वोल्टेज दिए हुए हैं। आर्मेचर के वोल्टेज अभी 0 है, फील्ड वोल्टेज मैक्सिमम है, और अभी स्पीड जो है वो 0 है। मोटर अभी रुकी मोटर है अभी। अब हम जो है आर्मेचर के वोल्टेज बढ़ाते हैं। आर्मेचर के वोल्टेज बढ़ाने के साथ ही आरपीएम मीटर में जो है रिवॉल्यूशन बता रहा है। अभी 980 आरपीएम पर ये मोटर जो है चल रही है। डीसी मोटर 980 आरपीएम पर चल रही है। हम D1 के द्वारा वोल्टेज और बढ़ाते हैं तो इसकी स्पीड बढ़ के 1177 आरपीएम पर हो गई। तो हम आर्मेचर को वोल्टेज नियंत्रित करके स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब हम इसके वोल्टेज कम करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। वोल्टेज और कम करते हैं, तो स्पीड कम होती है। तो आर्मेचर के वोल्टेज कम करके डीसी मोटर की स्पीड कम की जा सकती है। अब हम जो है आर्मेचर के वोल्टेज को 220 वोल्ट पे फिक्स कर देते हैं। आर्मेचर के वोल्टेज हमने 220 वोल्ट देके फिक्स कर दिए, और ये स्पीड अभी जो है 1390 आरपीएम आ रही है। अब हम फील्ड के वोल्टेज को नियंत्रित करते हैं, कम करते हैं फील्ड के वोल्टेज को। फील्ड के वोल्टेज जब हम कम करते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी स्पीड बढ़ गई। फील्ड के वोल्टेज और कम करता हूँ तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। फील्ड के वोल्टेज कम करने पर स्पीड बढ़ती है। तो फील्ड के वोल्टेज, फील्ड फ्लक्स कम जब हो जाता है तो स्पीड बढ़ जाती है। फील्ड के वोल्टेज वापस हम बढ़ाते हैं तो स्पीड कम होती है। फील्ड के वोल्टेज और अधिक बढ़ाते हैं तो स्पीड कम होती है। फील्ड के वोल्टेज और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो स्पीड और कम होती है। तो इस तरह से जो है हम डीसी मोटरों की स्पीड को नियंत्रित कर सकते हैं। फील्ड वोल्टेज को नियंत्रित करके और आर्मेचर वोल्टेज को नियंत्रित करके हम डीसी मोटर की स्पीड नियंत्रित कर सकते हैं। डीसी मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने की विधियाँ। डीसी मोटर की स्पीड दो तरीके से नियंत्रित की जाती है। फील्ड के वोल्टेज नियंत्रित करके और आर्मेचर के वोल्टेज नियंत्रित करके और फील्ड के वोल्टेज नियंत्रित करके स्पीड नियंत्रित की जाती है। हम यहाँ पर जो है जब आप आर्मेचर के वोल्टेज नियंत्रित करेंगे तो फील्ड के वोल्टेज 220 फिक्स रखेंगे
और जब हम फील्ड के वोल्टेज नियंत्रित करेंगे उस वक्त आर्मेचर के वोल्टेज फिक्स रखेंगे। तो यहाँ जो है हमारे पास ये आर्मेचर वोल्टेज का वोल्टमीटर लगाया हुआ हमने, ये फील्ड का वोल्टेज यहाँ से दर्शाएंगे। हमारे पास दो वेरिएबल जो है वोल्टेज हैं डीसी के, एक वेरिएबल वोल्टेज हमने जो है शंट फील्ड को दे दिया है और दूसरा आर्मेचर फील्ड को दे दिया है, और ये हमारी डीसी मोटर है। टैकोमीटर जिससे हम आरपीएम देखेंगे। अभी हमने जो है फील्ड के वोल्टेज 220 रखे हुए हैं, आर्मेचर के वोल्टेज 0 हैं, टैकोमीटर लगा हुआ है। वोल्टेज बढ़ाते हैं आर्मेचर के वोल्टेज। आर्मेचर के वोल्टेज जब मैं 100 ले लूँगा आर्मेचर के वोल्टेज, उस वक्त जो है आरपीएम जो है वो हम मीटर में देख लेंगे। ये 100 वोल्टेज लिए, इस वक्त जो है आरपीएम ये 100 वोल्टेज पर यहाँ 700 वाली उसके 763 वोल्ट आरपीएम आ रहे हैं। अब इसके बाद में जो है हम जो है 150 वोल्ट पर देख लेते हैं कि आरपीएम कितना आएंगे। 150 वोल्ट, तो यहाँ से हम जो है 150 वोल्ट पर लेते हैं, तो ये आरपीएम जो है 1097 1100 आ रहे हैं। तो 150 वोल्ट पर 1106 वोल्ट जो है ये हमारा आरपीएम आ रहा है। अब इसके बाद में हम जो है आर्मेचर के वोल्टेज बढ़ा के 200 वोल्ट कर लेते हैं। जब हम 200 वोल्ट करते हैं तो 1496 आरपीएम आ जाते हैं 200 वोल्ट पर। 1485। इसके बाद में हम जो है 225 वोल्ट जो है 220 वोल्ट हम कर लेते हैं इसके बाद। तो 220 वोल्ट करने पर आरपीएम जो है वो 1600 आरपीएम आ जाते हैं। तो 220 पर 1600 आरपीएम जो है यहाँ आते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आर्मेचर के वोल्टेज बढ़ा करके और कर्व बनाया। अब हम जो है फील्ड के वोल्टेज परिवर्तित करेंगे, आर्मेचर के वोल्टेज फिक्स रखेंगे। पहले हमने फील्ड वोल्टेज 220 रखे हुए थे, अब हम आर्मेचर के वोल्टेज 220 रखते हैं और फील्ड के वोल्टेज परिवर्तित करते हैं। तो फील्ड के वोल्टेज जब हम परिवर्तित करते हैं तो हम यहाँ जब फील्ड के वोल्टेज 0 फील्ड के वोल्टेज अब हम फील्ड के वोल्टेज अभी 220 है। अब फील्ड के वोल्टेज को कम करते हैं हम, तो फील्ड के वोल्टेज को कम करके 200 वोल्ट कर लेता हूँ मैं। तो 1554 200 वोल्ट पर 1500 180 वोल्ट कर लेता हूँ मैं। वोल्टेज कम करने पर आरपीएम बढ़ गए। 180 वोल्ट लेने पर 180 वोल्ट लेने पर आरपीएम बढ़ गए। अब मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ, वोल्टेज बढ़ाने पर आरपीएम कम होंगे। 220 पहले थे, 250 वोल्ट करने पर आरपीएम कम हो गए। 250 वोल्टेज यहाँ करने पर आरपीएम कम हो गए। 250 के बाद में 270 करने पर आरपीएम और कम हो गए। आरपीएम और कम हो गए। तो जैसे जैसे हम आर्मेचर फील्ड के वोल्टेज बढ़ाते हैं आरपीएम कम होते हैं, फील्ड के वोल्टेज कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है। तो फील्ड वोल्टेज नियंत्रित करके भी हम स्पीड को परिवर्तित कर सकते हैं और आर्मेचर के वोल्टेज को नियंत्रित करके भी स्पीड को परिवर्तित कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमारे को फील्ड वोल्टेज नियंत्रित करने से इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है और आर्मेचर के वोल्टेज नियंत्रित करने से इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। 3 पॉइंट स्टार्टर। 3 पॉइंट स्टार्टर की पहचान या आइडेंटिफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं कि इसके अंदर जो है कनेक्शन करने के लिए आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे, L, A, F या Z यहाँ लिखा हुआ होगा। इसमें ये हैंडल है और सामने स्टड लगे हुए हैं जिन पर आप इसको मूव करते हो। NVC, इसको 9 वोल्ट कॉइल कहते हैं, पतले तारों की होती है, फील्ड के सीरीज में लगती है ये। और ये जो है मोटे तारों की ओवरलोड कॉइल है, जो लाइन से धारा आती है वो इस ओवरलोड कॉइल से होती हुई इस हैंडल में आती है और हैंडल से होती हुई यहाँ से आर्मेचर में चली जाती है। जब मोटर करंट अधिक लेती है, ओवरलोड होती है, उस वक्त जो है ये ओवरलोड कॉइल इस लीवर को ऊपर खींचती है और जब ये लीवर ऊपर आता है तो इसका कनेक्शन इस दूसरे बोल्ट से हो जाता है और ये दोनों बोल्ट जो है NVC के समानांतर में है, तो इससे NVC शॉर्ट हो जाती है और NVC शॉर्ट होते ही हैंडल छूट जाता है, हैंडल छूट जाता है। तो ये ओवरलोड है। इसकी सेटिंग के लिए यहाँ पर एक स्क्रू और लगा रहता है जिसके से हम इसकी करंट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यदि हम इसको थोड़ा और ऊपर रखें, स्क्रू के द्वारा इसको ऊपर एडजस्ट करके रखें तो ये कम करंट पर ही इसको आकर्षित कर लेगा। यदि और ऊपर कर दें तो ये और कम करंट पर आकर्षित कर लेगा। इस तरह से हम करंट एडजस्ट करते हैं। इसके पीछे जो है रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं जो कि नाइक्रोम तार के होते हैं। ये रेजिस्टेंस है और ये इसके स्टड है, स्टड, ये इसके स्टड, इन स्टड से जो है नाइक्रोम तार को कनेक्शन चला रहा है। 4 पॉइंट स्टार्टर जो है उसकी पहचान हम इस तरह से करेंगे कि इसमें यहाँ पर हमारे को 4 कनेक्शन मिलेंगे, 1 2 3 4। तो इन 4 कनेक्शन को देख के हम पहचान कर सकते हैं कि ये 4 पॉइंट स्टार्टर है। इसमें NVC के फील्ड के सीरीज में NVC नहीं लगती और NVC को नेगेटिव देने के लिए हम चौथा टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं जिस पर हम N लगाते हैं। तो L, A, Z के अलावा चौथा टर्मिनल होता है N, जो कि NVC को नेगेटिव सप्लाई देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जब हम DC मोटर की स्पीड नियंत्रित करते हैं, रियोस्टेट लगाते हैं, तो फील्ड की धारा कम करने पर NVC की धारा भी कम होती है और उसके कारण हैंडल छूट जाता है। इस कारण जो है NVC हैंडल को नहीं छोड़ दे, इसके कारण हम इसको अलग से नेगेटिव सप्लाई देते हैं और इसी कारण इसमें 4 टर्मिनल हो जाते हैं। इसको हम 4 पॉइंट स्टार्टर कहते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर। DC मोटर में कार्बन ब्रश की पोजीशन को सेट करना। हम DC मोटर के कार्बन ब्रश की जो पोजीशन है वो रोकर आर्म के द्वारा सेट करते हैं। ये रोकर आर्म है। इस रोकर आर्म को घुमाने से पूरे के पूरे कार्बन ब्रश जो है वो शिफ्ट होते हैं। हमें कार्बन ब्रश मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन पर सेट करना चाहिए ताकि जब एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट को जब जाता है तो कार्बन ब्रश के द्वारा इस सेगमेंट शॉर्ट करते हैं और उससे वो कॉइल शॉर्ट करेगी। यदि उसमें कोई EMF पैदा होगा तो उसमें शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होगा। तो अभी हम इसको DC मोटर की तरह प्रयोग करेंगे और DC मोटर में A और AA तो आर्मेचर के तार है, F और FF फील्ड के तार। इसको यहाँ पकड़ के रखना, निकल नहीं जाए ये वायर। थोड़ा अंधेरा मत करे। अब इसको जो है हम चलाते हैं। इसको भी पकड़ो, रोकर आर्म को पकड़ो। हम DC मोटर को चलाते हैं। DC मोटर को चलाने के बाद में हम देखते हैं कि कार्बन ब्रश पर स्पार्किंग होती है और जिस जगह स्पार्किंग कम से कम स्पार्किंग होगी वो जगह जो है वो मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन होगी।
अभी इस जगह जो है मिनिमम स्पार्किंग हो रही है और मोटर की स्पीड भी जो है वो अधिकतम पर है। तो इस वक्त जो है मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन पर जो है हमारी मोटर चल रही है। यदि मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो स्पार्किंग बढ़ जाती है। इस जगह आप मिनिमम स्पार्किंग हो रही है, स्पीड भी मैक्सिमम मिल रही है। तो इस तरह से हम रोकर आर्म के द्वारा कार्बन बुश की सेटिंग को करते हैं। उसके बाद ये नट टाइट करना, ये वाला इस नट को हम जब टाइट कर देते हैं तो इसके बाद ब्रश अपनी जगह नहीं बदल पाएगा। ये जो स्लिपरिंग है और इधर जो है कम्यूटेटर दिखाई दे रहा है, इसकी स्पीड कम करो, T1 0 कर दो। ये जो है कम्यूटेटर है और ये स्लिपरिंग है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच, जब मोटर 75% से ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण जो है ये केंद्र से बाहर जाते हैं। छोड़ो, ये केंद्र से बाहर जाते हैं और जब ये केंद्र से बाहर जाते हैं तो ये जो प्लास्टिक का जो दिखाई दे रहा है ये अंदर चला जाता है। छोड़ो, ये बाहर आया और ये अंदर चला गया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जब ये फैलेंगे उस वक्त ये प्लास्टिक का लीवर आगे चला जाता है। तो इससे एक स्विच ऑपरेट होता है जिसके द्वारा हम सिंगल फेज की मोटरों में कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करते हैं। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है। अब हम यहाँ पर जो है इसकी स्पीड बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि मोटर की स्पीड जब 75% स्पीड पे आ जाती है तो ये स्विच ऑपरेट होता है। देखिए, मैं स्पीड कम करता हूँ तो ये वापस बाहर आ गया। जब मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूँ तो ये अंदर, स्पीड कम करते हैं तो ये बाहर चला गया, स्पीड बढ़ाते हैं तो ये अंदर। सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहलाता है जो एसी इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज की एसी इंडक्शन मोटर में कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करने के काम में आता है। अभी हम डीसी मशीन का अध्ययन कर रहे हैं। तो डीसी मशीन में जो है हम देखते हैं कि ये रोकर आर्म कहलाता है। जब कार्बन बुश की पोजीशन हम सेट करते हैं तो हम इससे आगे पीछे घुमा करके और यहाँ से हम इसका नट टाइट कर देते हैं। नट टाइट करने के बाद में ये फिक्स हो जाता है। इस नट को ढीला करके हम कार्बन बुश की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये कार्बन बुश कहलाता है। देखिए, ये कार्बन बुश जो कार्बन का बना हुआ रहता है और ये ब्रुश होल्डर कहलाता है जिसके अंदर ये कार्बन बुश लगता है और इसके ऊपर ये स्प्रिंग का तनाव रहता है। ये कम्यूटेटर कहलाता है। कम्यूटेटर सेगमेंट से मिलके बना हुआ रहता है और ये राइजर कहलाते हैं और इस राइजर पर जो है वाइंडिंग के तार आके यहाँ सोल्डर हो जाते हैं। ये आर्मेचर है जो लेमिनेटेड कोर की पत्तियों से मिलके बना हुआ है जिसके अंदर वाइंडिंग की हुई होती है। तो कम्यूटेटर जो है वो एसी को डीसी में बदलता है और यहाँ से जो बिजली लेने या देने का काम कार्बन बुश करता है। और जब स्पार्किंग होती है मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन में जब अंतर आ जाता है, जब मशीन लोड पर होती है तो स्पार्किंग होती है और उस स्पार्किंग को दूर करने के लिए हम रोकर आर्म से जिस तरफ मशीन घूम रही होती है उस तरफ हम इसको घुमा के और स्पार्किंग को कम कर देते हैं। इसका फील्ड जो है डीसी मशीन का फील्ड जो है वो ये फील्ड है। फील्ड जो है पोल, इनको हम पोल कहते हैं और ये जो बीच में जो लगा हुआ है छोटा वाला इसको हम इंटरपोल कहते हैं। इसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं जिसके कारण फील्ड बनता है और इस फील्ड के अंदर जो है आर्मेचर घूमता है। फील्ड के अंदर ये आर्मेचर घूमता है और जब आर्मेचर घूमता है तो चुंबकीय बल रेखाएं इस आर्मेचर को काटती है जिसके कारण इसमें
बिजली पैदा होती है, एसी बिजली, और वो एसी बिजली जो है वो सेगमेंट कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में परिवर्तित होती है और कार्बन ब्रश के द्वारा बाहर आती है। क्योंकि ये 4 पोल का है, यहाँ देखो 4 पोल लगे हुए हैं, तो इस पर कार्बन ब्रश भी जो है ना यहाँ 4 लगे हुए हैं, 4 कार्बन ब्रश है। तो ये जो है लैप वाइंडिंग वाला डीसी मशीन है। तो 2-2 कार्बन ब्रश जो है समानांतर में लगे हुए हैं। इधर जो है यहाँ पर दो कार्बन ब्रश जो है इससे समानांतर में लगे हुए हैं, और दूसरे 2 कार्बन ब्रश जो है वो आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और कार्बन ब्रश से जो है इधर लाओ नीला और लाल रंग के 2 तार जो है वो यहाँ से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है डीसी मशीन, इस मोटर या जनरेटर का हमने अध्ययन किया। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर में पोल जो है वो परमानेंट मैग्नेट के होते हैं। ये जो है परमानेंट मैग्नेट के पोल हैं, स्थायी पोल हैं ये। इस पे जो है मैग्नेटिक मटेरियल इस पे चिपक सकता है, इस पे मैग्नेटिक मटेरियल चिपक सकता है। तो ये पोल हैं, इसमें 2 पोल हैं इसमें। ये कार्बन ब्रश है। कार्बन ब्रश जो है स्प्रिंग के दबाव के द्वारा लगा रहता है। जब आप स्प्रिंग का दबाव लगाते हैं तो ये जो है कार्बन ब्रश इस कम्यूटेटर पर यहाँ कनेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ से जो प्लस और माइनस आती है वो कार्बन ब्रश के द्वारा कम्यूटेटर में चली जाती है, और जब इस में धारा चलती है तो ये अपना एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, और एक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण ये जो है आर्मेचर घूमने लगता है। आर्मेचर पर यहाँ बेरिंग लगा हुआ है और उसके आगे गियर लगे हुए हैं। ये गियर जो है वो घूमने से ये केम घूमती है, इससे एक केम जो है वो घूमती है, ये केम घूम रही है, और इसकी केम के ऊपर जो है एक डिश लगा दी जाती है जिसमें एक कट लगा हुआ है, और इस कट पे जो है पोजीशन सेंसिंग करने के लिए ऑप्टोकपलर फोटो स्विच लगा दिए जाते हैं इस पर। ये फोटो स्विच है, फोटो स्विच जो है ये फोटो स्विच है, एक फोटो स्विच है। ये कम्यूटेटर पोल के अंदर चला जाएगा, परमानेंट मैग्नेट पोल में। यहाँ से कार्बन ब्रश लग जाएंगे और इस तरह से ये असेंबल कर दिया जाएगा। ये इसके अंदर असेंबल होने के बाद में इस तरह से असेंबली तैयार हो जाती है। तो ये प्रिंटर में सही जगह पर मूवमेंट करने के लिए मोटर प्रयोग की जाती है। इसे हम परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर कहते हैं। कार्बन ब्रश, आर्मेचर, कम्यूटेटर और परमानेंट मैग्नेट पोल। परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर जब इसको हम सप्लाई देते हैं तो ये चलने लगती है, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट है। फील्ड की हम दिशा नहीं बदल सकते, और अगर हमें इसकी दिशा बदलनी है तो आर्मेचर के कनेक्शन हम बदल देंगे तो इसकी दिशा बदल जाती है। आर्मेचर के करंट की दिशा बदलने से इसकी डायरेक्शन बदली जा सकती है।